Good morning, everyone. Good morning. Good morning, खुशी, धनंजय. कैसे हैं आप लोग? चल रहा है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन. ओके ओके. गुड मॉर्निंग अनिल. प्रत्युषा, गुड मॉर्निंग. स्पीसीज इन इंडिया. क्या क्या स्पीसीज हैं? आप समझ रहे? स्पीसीज का मतलब हमें तो डेफिनेशन पता है नहीं. जो सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं नहीं. और डिफरेंट स्पीसीज होते हैं इंडिया नहीं. हर कंट्री में. इंडिया जैसे एक कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज आल्सो फाउंड इन इंडिया. और इंडिया जो है ना, वो शेयर करता है एक ग्लोबल डाइवर्सिटी. अगर समझो कि ग्लोबल डाइवर्सिटी 100% है, हम 100% ले रहे हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी. वो 100% में से 8.1% जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया में होता है. तो अगर हम बात करें, इतने सारे कंट्रीज हैं नहीं, बहुत सारे कंट्रीज हैं. हाँ या ना बताइए. क्या बहुत सारे कंट्रीज हैं? और 8.1% अगर इंडिया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शेयर कर रहा है, तो एक बड़ी अमाउंट है, राइट? हाउ मेनी स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर इन इंडिया? और कितने स्पीसीज डिस्कवर होने वाले हैं? और एक चीज याद रखेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. 12 मेगा डाइवर्सिटी, वन ऑफ द मतलब 12 मेगा डाइवर्सिटी. मेगा मतलब जिनका डाइवर्सिटी बड़ा है, लार्ज है. मेगा डाइवर्सिटी लार्ज, लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, याद रखें, are found in these countries. There are 12 mega diversity countries, and among them India is one of the mega diversity countries. तो ऐसे हम अगर कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, देयर मे बी मोर देन 180 कंट्रीज, राइट? बट अमोंग देम सबसे स्पीसीज डाइवर्सिटी वाले 12 ही होते हैं मेगा डाइवर्सिटी, जिनमें बहुत ज्यादा स्पीसीज होते हैं, वैरायटी ऑफ स्पीसीज होते हैं. उनमें से इंडिया आएगा. और इंडिया 100% ग्लोबल डाइवर्सिटी से सिर्फ 8.1% ग्लोबल डाइवर्सिटी शेयर करता है, कि 8.1 तो हमारा ही है. हाउ मेनी स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया? और इंडिया में कितने डिस्कवर होने जा रहे हैं? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज 70 lakhs. अगर हम बात करें ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, हमने कितने कहे थे? रॉबर्ट मे ने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रॉबर्ट मे ने एस्टिमेशन किया था कि इतना प्रेजेंट है 7 मिलियन. तो 7 मिलियन इज व्हाट? 1 मिलियन इज 10 lakhs. नहीं, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसलिए 70 lakhs. इसे 7 मिलियन भी तो कह सकता है नहीं. 7 मिलियन. एक चीज याद रखेंगे, इंडिया में लैंड परसेंटेज है 2.4%. याद रखेंगे, लैंड का परसेंटेज. अगर हम लैंड परसेंट देखें इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड, तो 2.4% लैंड है. इसमें से 8.1% हमारा क्या है? इंडिया शेयर करता है. का इंडिया शेयर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, राइट? Okay. So global biodiversity is 70 lakhs, and India has 8.1% of the global diversity. That is equal to 5 lakh 67,000 species. 5 lakh 67,000 species in India, right? और discovered कितने हुए हैं? 45,000 species of plants, approximately 90,000 species of animals, और टोटल में 1,35,000
स्पीसीज आर रिपोर्टेड। सो यहां पर हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 7,70,00,000 स्पीसीज अगर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, अगर हमारा 8.1% है, तो हमारे इंडिया में प्रेजेंट होंगे 5,60,000 स्पीसीज, लेकिन सारे डिस्कवर्ड नहीं हुए, डिस्कवर्ड होने वाले हैं। इनमें से 1,35,000 डिस्कवर हो चुके हैं, राइट, 1,35,000। अगर 1,35,000 डिस्कवर्ड हो चुके हैं तो कितने बच जाते हैं? क्या कोई बता सकता है कितने बच जाएंगे? 3 लाख, अराउंड 3 लाख ले सकते हैं, 3,30,000 अराउंड ले सकते हैं, राइट। 33,000, 3,33,000 स्टिल इट इज नीड टू बी डिस्कवर। इतना तो डिस्कवर होने जा रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3-4 लाख, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको हटाते हैं तो 4 लाख और भी करीब येट टू बी डिस्कवर हैं इंडिया में, राइट। तो ये चीज हम याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी में ये सारे डाटा हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। इनमें से एनिमल और प्लांट का रेशियो देख सकते हैं, एनिमल और प्लांट, नहीं, एनिमल और प्लांट। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम बात करेंगे। यहां पर देखिए, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, तो ग्रीनलैंड, न्यूयॉर्क, कोलंबो, नहीं, और इंडिया। आप एक चीज अगर ध्यान देंगे, क्या आप देख सकते हैं कोलंबिया 0 डिग्री है, मतलब इक्वेटर के करीब है? यस, कोलंबिया अगर 0 डिग्री है तो क्या इक्वेटर के करीब है? हाँ या ना बताओ। यहां पर मैंने 0 डिग्री दिया है कोलंबिया, क्या वो इक्वेटर के पास है? और जो इक्वेटर के पास होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा बर्ड स्पीसीज होंगे, यस और नो? इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करो ना, 0 डिग्री है तो इस तरह से ड्रॉ करो। नहीं, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताओ क्या इंडिया है 20.59, ठीक है, 20.59, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करेंगे ताकि इंडिया को कट ना कर, समझे? हाँ, 20.59। तो अगर 0 डिग्री कोलंबिया है तो इनमें 1,400 बर्ड स्पीसीज है। अगर 20.59 डिग्री नॉर्थ इंडिया है तो 1,200, नहीं, 1,200 से ज्यादा स्पीसीज है यहाँ पर, बर्ड के स्पीसीज। उसी तरह अगर हम 41 डिग्री नॉर्थ देख रहे हैं, न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर कितने हैं? 105 स्पीसीज है। और इक्वेटर से सबसे दूर कौन है? ग्रीनलैंड है, नहीं, 71 डिग्री नॉर्थ ग्रीनलैंड, तो उसमें कितने स्पीसीज है? 56। तो पोजीशन देखो, इक्वेटर, इंडिया आ जा रहा है 20 डिग्री में। अगर यहाँ पर मैं 20 डिग्री ले रहा हूं तो ट्रॉपिकल में आ जा रहा है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन में, नहीं। और न्यूयॉर्क आ जाएगा आपके टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट, टेम्परेट रीजन में आ जाएगा, नहीं। और ग्रीनलैंड 71 डिग्री, तो किस रीजन में आ जाएगा? ग्रीनलैंड किस रीजन में आ जाएगा? क्या वो पोलर रीजन में आ जाएगा? यस, पोल की तरफ, पोलर रीजन में। तो आप देख रहे हो कि इक्वेटर से दूर जाने से प्रॉब्लम क्या है, इक्वेटर के पास रहने में क्या इशू है, और इक्वेटर दूर जाने से क्या इशू? डाइवर्सिटी डिक्रीज कर रहा है, देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ बर्ड स्पीसीज ले रहे हैं, जितना दूर इक्वेटर से जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपका जो एवरेज रेनफॉल और एवरेज टेम्परेचर है, याद रखिएगा, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अवे
फ्रॉम इक्वेटर। प्लांट के प्रोडक्टिविटी के लिए अगर आप बात करें, प्लांट नंबर, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज वैरायटी के लिए क्या जरूरी है? आपको पता है स्पीसीज अगर वैरायटी इंक्रीज करना चाहिए, बताइए, स्पीसीज अगर बढ़ना चाहिए तो फिर रेनफॉल और टेम्परेचर तो ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? इक्वेटर पर सनलाइट डायरेक्ट डायरेक्ट आता है इक्वेटर पर। क्यों वहां पर एवरेज टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट, वेयर एज स्लैंटिंग सनलाइट दूसरे रीजन में। इस वजह से एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, दैट इज सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। इफ द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज आर हायर, देन food available for the consumer is more, then the number of consumer will be also more। जितना भी रिसोर्स प्रोवाइड करोगे उतना स्पीसीज अपना फिटनेस इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? अरे डार्विनियंस फिटनेस के बारे में याद करो। कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर बढ़ेंगे, कैसे बढ़ सकते हैं? अगर हम उन्हें फूड प्रोवाइड करें। फूड कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करें। प्लांट्स के स्पीसीज डाइवर्सिफाइड है, वैरायटी ज्यादा है, और वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जहां पर ज्यादा होगा रेनफॉल, वहां पर प्लांट ग्रो करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वन ऑफ द कंपैरिजन, हाउ इट चेंजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोलर रीजन। वहीं पर अगर हम वास्कुलर प्लांट के बारे में बात करें, ठीक है, क्या होते हैं वास्कुलर प्लांट, बताएंगे? कौन से प्लांट होते हैं वास्कुलर प्लांट? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब मैं वास्कुलर प्लांट्स के बारे में पूछ रहा हूं तो आपके मन में क्या हो रहा है? टेरिडोफाइटा नहीं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीन, ये तीन आ जाएंगे? नहीं, डिवीजन है। किंगडम प्लांट के अंदर इनको क्या मैं कह सकता हूँ? डिवीजन कह सकता हूँ, डिवीजन, डिवीजन कह सकता हूँ। तो ये जो वास्कुलर प्लांट है, दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर ज्यादातर देखिए बहुत कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, और वही चीज है यहाँ पर, 10 टाइम्स आर मोर डिस्कवर, ठीक है? यहाँ पर एक रीजन है इक्वेडर, ये देखिए ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो रीजन, नहीं, इसे इक्वेडर क्यों कहा गया है? इक्वेडोर है, इक्वेटर के पास है क्या ये? इक्वेटर के पास है, यस, इक्वेटर इज नियर इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर में। इस वजह से ये इसका 10 टाइम्स, 10 टाइम्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ज्यादा है देन मिड वेस्ट यूएसए, राइट? हमने यूएसए को कहां पर देखा था? दूर है, मिडवेस्ट यूएसए इक्वेटर से दूर है, तो उसका जो नंबर ऑफ वास्कुलर प्लांट है वो कम हो जाएंगे। वाटर और एवरेज टेम्परेचर क्या है? डिक्रीजेस टुवर्ड्स द मिडवेस्ट। स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट वहीं से आते हैं। अब मुझे बताओ कि इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो वेरियस कंट्रीज को स्पैन करता है, क्या आपको पता है कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज अमेजोन। वेरी गुड। तो इक्वेटर के पास ही है ना, किसी एक कंट्री में प्रेजेंट नहीं है। अमेजोन फॉरेस्ट बहुत सारे कंट्री को क्या करता है? ट्रैवर्स करता है, नहीं? एंड उसका जो डाइवर्सिटी है, इससे पता लग सकता है कि दिस इज मेनली इन द इक्वेटर रीजन, इक्वेटर रीजन में है, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम है।
द स्पीसीज डाइवर्सिटी इसमें जो जो प्रेजेंट है, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 427 एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स 378, 427 मैमल्स, बर्ड्स है 1300 बर्ड्स। देखिए पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि जो इक्वेटर के करीब होते हैं उनमें बर्ड्स परसेंटेज ज्यादा होते हैं, 1300 बर्ड्स होते हैं। फिश 3000, प्लांट्स ग्रेटर देन 40,000, invertebrates greater than 1,25,000. So the diversity in the Amazonian rainforest is maximum. क्लियर है? आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के परसेंटेज ज्यादा है। यस, यू हैव टू रिमेंबर द नंबर। नंबर आराम से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? पहले इनवर्टिब्रेट्स लिख लेना। इनवर्टिब्रेट्स में 1,25,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन, ऐसे लिख लिए। फिर क्या लिखेंगे? इनवर्टिब्रेट्स के बाद में प्लांट्स, तो प्लांट्स कितने हैं? 40,000। सीक्वेंस में लिख लेना तो याद रह जाएगा। फिर आ जाएंगे बर्ड्स। बर्ड्स बर्ड्स कितने हो गए हमारे? 1300 बर्ड्स हो गए। नहीं, बर्ड से पहले फिश आएगा। फिश, हम फिश के बारे में भूल गए। प्लांट्स के बाद हम फिश 3000, बर्ड्स 1300, फिर आ जाएंगे मैमल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। समझिए, मैमल्स एंड नहीं लिखते, मैमल्स और एम्फीबियंस, यहाँ पर दोनों 427 है, मैमल्स भी और एम्फीबियंस भी। फिर आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स इज 378। सो बाय दिस मेथड वी कैन रिमेम्बर इट। थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखेंगे। इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000, प्लांट्स 40,000 ग्रेटर देन 40,000, फिश 3,000, birds 1300, mammals and amphibians 427, reptiles 378। देखो याद हो गया याद। बहुत इजी है, सीक्वेंस में लिख लोगे तो याद रह जाएगा। पहले मुझे इन्वर्टिब्रेट्स लेना है, प्लांट्स लेना है, फिश लेना है, बर्ड्स लेना है, मैमल्स एंड एम्फीबियंस लेना है, लास्ट में रेप्टाइल्स लेना। सीक्वेंस में याद करने से हो जाता है कि नंबर वाइज जो मैक्स है उसको पहले लिख लो। ठीक है। तो ये समेत ध्यान देंगे यहाँ पर। रीजंस दैट अकाउंट्स फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है? तो कुछ ऐसे रीजन है। पहला रीजन हम देखते हैं, स्पेशिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। अब मुझे बताओ स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का इंक्रीज होना, नॉर्मल। नॉर्मल स्पेशिएशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होना। टाइप्स ऑफ स्पीसीज नहीं, टाइप्स ऑफ स्पीसीज स्पेशिएशन के वजह से इंक्रीज होंगे। यस और नो? यस। और नए वैरायटी के स्पीसीज बन रहे हैं। इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों? न्यू स्पीसीज बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इवॉल्व होना। न्यू स्पीसीज बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इवॉल्व होना। और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, इवॉल्व होना और एवोल्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम इंपॉर्टेंट है। क्या 10 साल में कोई एवोल्यूशन हो सकता है? नहीं, मिनिमम 100, 100 से 1000 साल की जरूरत है कि नहीं? एक एवोल्यूशन टाइम पीरियड में 100 से 1000 साल मिनिमम क्या है चाहिए? एक नए टाइप के स्पीसीज को इवॉल्व होता है, क्योंकि उसका एनवायरमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एनवायरमेंट चेंज किसमें
ज्यादा हो रहा है। 3 लेवल पर हमने बात किए हैं, एक तो ट्रॉपिक्स, टेम्परेट, और एक टुंड्रा रीजन या पोलर रीजन अगर हम बात करें। तो मैक्सिमम डिस्टरबेंस किस रीजन में हुआ? क्या ट्रॉपिक रीजन में हुआ है डिस्टरबेंस ज्यादा? उनमें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे हाईएस्ट है। यस। तो यहां पर देखिए, अनलाइक अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन मतलब क्या है? तो जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन है, अगर ग्लेशिएशन हो रहा है, ग्लेशिएशन, तो यहां पर ग्लेशिएशन, ड्यू टू ग्लेशिएशन स्पीसीज यहां पर डिस्टर्ब्ड हुए हैं। कैसे? उनका हैबिटेट लॉस हुआ है, हैबिटेट लॉस है। अगर हैबिटेट लॉस होगा तो स्पीसीज विल डाई आउट। ग्लेशिएशन हो रहा है, नहीं ग्लेशिएशन आपको पता है, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, माउंटेन से आ रहे हैं कोल्ड टेम्परेट रीजन में, बर्फ के गोले नीचे आ रहे हैं, पिघल कर आ रहे हैं, नहीं बड़े बड़े, नहीं ग्लेशियर नीचे आ रहे हैं। तो नीचे जब आते हैं टेम्परेट रीजन में क्या होता है, डैमेजेस होते हैं, प्लांट्स को डैमेज होगा, एनिमल्स का डेथ होगा। तो क्या कभी वो सुकून से रहे हैं? आप समझ रहे हो? आपके घर के पास, ठीक है, घर के पास एक रेस्टोरेंट है और वहां पर धूम धड़ाक चलता रहता है, धूम धड़ाक धूम धड़ाक धूम धड़ाक चलता रहता है। तो कंटिन्यूअसली आप साइड में रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। लाउड म्यूजिक, हाउलिंग, शाउटिंग और क्रैकर्स, ये सब अगर हो रहा है तो यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। ठीक है। और एक लड़का है, ठीक है, वो विलेज एरिया में रह रहा है, और विलेज एरिया में तो डिस्को नहीं होते हैं, वो पार्टीज नहीं होते हैं, वो क्रैकर्स नहीं होते हैं। तो विलेज एरिया में एक शांति होती है नॉर्मली। पहले होता था ऐसा, मतलब अब हो रहा है कि नहीं वो अलग बात है। अब मुझे बताओ, हाउ द प्रिपरेशन विल गो? The boy who lives in the village area is undisturbed. The boy in the town area is continuously disturbed by these things. तो ये आपको पता है, तो कौन ज्यादा मतलब बेहतर होगा? तो द विलेज बॉय विल गेट बेटर मार्क्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज। यस। लेकिन वही चीज है कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा ग्लेशिएशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो उनके प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल इंटैक्ट। अगर प्लांट्स इंटैक्ट है, प्लांट्स इंटैक्ट है, तो एनिमल्स को फूड मिलता रहेगा, तो फिर कंज्यूमर लेवल में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कोई स्पीसीज कंटिन्यूअसली सरवाइव कर रहा है तो क्या स्पेशिएशन होगा? यस, देयर विल बी स्पेशिएशन, न्यू स्पीसीज विल फॉर्म बिकॉज दे विल इवॉल्व। स्पीसीज इवॉल्व करने से पहले ही मर गया टेम्परेट रीजन में, बिफोर द स्पीसीज would have evolved. It was killed due to disturbance in the habitat. Due to disturbance in the habitat, they were killed. So they did not get a chance. उनको टाइम की जरूरत था। तो यहां पर देखिए, रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। मैंने तो 100,000 साल मिनिमम लिया है, हैं? अब ये मिलियन ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब थे। कौन? ट्रॉपिकल। So speciation occurred in tropics and not in the temperate region. Yes, clear? The first point is clear. Reasons for the account of greater biodiversity in the tropics. The second point, ध्यान दीजिए, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट के बारे में, हम उनके एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे।
अनलाइक टेम्परेट आर लेस रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। मुझे बताइए ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बारे में अगर मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ट्रॉपिकल जो है रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। मुझे बताइए आपके मॉनसून इंडिया में टाइम पर आता है, मॉनसून रेनफॉल होता है, यस ऐसा क्यों होता है? इंडिया कम्स अंडर सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, मोस्टली सब ट्रॉपिकल रीजन। अब मुझे बताओ ट्रॉपिकल रीजन में अगर हो तो फिर ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हमें पता है कि रेनफॉल होने वाला है। सीजन हमारे डिफाइंड है, नहीं बारिश होता रहता है, सीजन हमारा डिफाइंड है, समर, आपके विंटर रीजन, उसके बीच में रेनफॉल होना, ये सब क्या है रिलेटिवली कांस्टेंट है, प्रेडिक्टेबल है। बट नॉट इन द केस ऑफ टेम्परेट, उनका क्लाइमेट अच्छा ट्रॉपिकल इक्वेटर से जब हम दूर जा रहे हैं, ट्रॉपिकल से अगर हम दूर जा रहे हैं, आप टेम्परेट रीजन में जा रहे हैं, उनका एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल क्या है? That is less than that of the tropical. So number of plants will evolve in the region where there is sufficient rainfall, right? पानी है तो जीवन है। अरे सही कह रहे हैं कि नहीं? पानी है तो जीवन है। विदाउट वाटर, डेजर्ट में वाटर कम है इसलिए प्लांट स्पीसीज कम है। समझो मेरी बात को, पानी है तो जीवन है, वाई वी से वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेजर्ट में वाटर कम है इसलिए वहां पर प्लांट्स कम है। The only reason we can say that, right? जल ही जीवन है। तो such constant environment promotes niche specialization. niche specialization क्या होता है? niche specialization, niche भी कह सकता है, बहुत आसान है niche specialization। अब मुझे बताओ हैबिटेट है और हैबिटेट में एक पर्टिकुलर niche, there are many species in a habitat, but in a niche there is a particular species, right? Habitat has many species, the niche has a particular species। वार्बलर स्पीसीज का एग्जांपल हमने डिस्कशन किया था। एक ही ट्री में बहुत सारे वार्बलर्स रहते हैं, 5 टाइप्स ऑफ वार्बलर्स, मतलब ट्री इज द हैबिटेट एंड द सेक्शन पोजीशन ऑफ द ट्री, पोजीशन ऑफ द ट्री का किस पोजीशन में वो रहते हैं, किस पोजीशन में वो फूड फॉरेजिंग करते हैं, फूड ढूंढते हैं, तो उसे नीच कहते हैं। स्पेसिफिकली फंक्शनल रोल ऑफ द इकोसिस्टम कह सकते हैं, फंक्शनल रोल ऑफ द, नहीं, टुवर्ड्स द इकोसिस्टम। देयर इज मोर सोलर एनर्जी, नहीं, जहां पर सोलर एनर्जी ज्यादा होगा। अगर मैं अर्थ ले रहा हूं, समझो ये मेरा अर्थ है, नहीं, अब मुझे बताओ यहां पर जो सन है, समझो सन बड़ा होना चाहिए लेकिन मैं छोटा दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है? मुझे बताओ इस तरह से आ रहे हैं आपके किरण, सन के चारों तरफ घूम रहा है ना। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा सनलाइट कहां पर होगा? इक्वेटर में। तो इक्वेटर के पास में क्या है? देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो प्रोडक्टिविटी, ये प्लांट का हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, नहीं, एनर्जी ज्यादा स्टोर करते हैं। दिस इन टर्न्स माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रीजन हो सकता है ग्रेटर डाइवर्सिटी के लिए, राइट?
सो इनडायरेक्टली क्यों है? क्योंकि प्लांट्स ज्यादा होने से एनिमल्स ज्यादा होंगे, राइट? नहीं, प्लांट्स ज्यादा हैं तो फिर एनिमल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा फूड हो रहा है तो फिर कंज्यूमर ज्यादा होंगे। और इसी तरह से हम ये तीन रीजन को याद रखेंगे। तीन रीजन को तीन पॉइंट पे मैं बताता हूं, तीन वर्ड्स में। एक तो स्पेसिएशन, ठीक है, पहला वर्ड क्या होगा? स्पेसिएशन है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल व्हाट? सीजनल एक्टिविटी। सीजन होते हैं हमारे, समर, नहीं स्प्रिंग है, ऑटम, विंटर, जो भी कहे तो प्रेडिक्टेबल होता है, राइट? प्रेडिक्टेबल। नहीं, ऐसा है नहीं, लेस सीजनल है। सीजनल लेस है, लेस सीजनल है। हमारा ज्यादातर समर और विंटर होता है। नहीं, क्या होता है? समर और विंटर होता है। और टेम्परेचर, रेनफॉल, रेनफॉल मिल जाता है हमें सफिशिएंट अमाउंट में, नहीं तो लेस सीजनल है। तो ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर होगा, राइट? क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन में हम आते हैं। एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल करीब कांस्टेंट होता है, रिलेटिवली कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो इस वजह से लेस सीजनल होगा, तो फिर एनवायरमेंट में एक कांस्टेंट रेनफॉल टेम्परेचर मिल रहा है, इसलिए प्रोमोट करेगा नीच स्पेशलाइजेशन। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा? नीच स्पेशलाइजेशन। पहला पॉइंट होगा स्पेशिएशन, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट होगा नीच या फिर नीश स्पेशलाइजेशन। तीसरा पॉइंट होगा हमारा मोर सोलर एनर्जी, मोर सोलर एनर्जी। इस वजह से क्या हो रहा है कि हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? यस, तीनों पॉइंट क्लियर है यहां पर? ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पैटर्न ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ध्यान दीजिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर given by Alexander von Humboldt, he observed that within a region, species richness increases with explored area, but up to a limit. up to a limit मतलब अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पहले क्या ले रहा हूं? मैं अपना सिटी ले रहा हूं, फिर डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूं, फिर स्टेट, कंट्री। तो मुझे बताओ, जब मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीसीज विल इंक्रीज, श्योर। कोटा ले रहे हैं, ठीक है, फिर आप कह रहे हैं हमें राजस्थान लूंगा, ले लो, ठीक है, और उसके बाद मैं इंडिया ले रहा। अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने एरिया इंक्रीज किया है कि नहीं? हर बार नहीं। तो टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होंगे, टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज, इंक्रीजेस विथ एरिया, राइट? टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस विथ एरिया। यहां पर लेकिन एक दिक्कत है कि हर बार एरिया इंक्रीज होने से, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगा ये गारंटेड नहीं। और उसे ऑब्जर्व किसने किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। उन्होंने कहा कि एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज होने से स्पीसीज इंक्रीज तो होगा, लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा कि और इंक्रीज ना भी हो, कांस्टेंट हो जाए, और इंक्रीज ना भी हो, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। 5x5 मीटर में दो स्पीसीज उन्होंने देखा, 10x10 मीटर में यहां पर देखा 5, फिर 8, फिर 10। अब जब 10 हो रहा है, देखिए 50x50 में
100 × 100 मीटर में भी 10 हो रहा है और 200 × 200 मीटर में भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो क्या यहां पर वही सीक्वेंस अप्लाई होता है? नहीं। फिर स्पीसीज एक लिमिट में आ जाता है। नहीं। आ रहा है ना समझ में? यस। तो वही है, आप ले लो कोई किसी भी एरिया को, कोटा में, कोटा के एरिया में, अच्छा कोटा के अंदर एक डिफाइंड नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, राइट? होंगे कि या नहीं? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप चले जाएंगे और इस तरह से इसको कोटा में, क्या कोटा में अगर हम बात करें तो अगर हम किलोमीटर के हिसाब से ले, एक फिक्स किलोमीटर एरिया होगा यहां पर, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब मैं एरिया इंक्रीज कर रहा हूं कोटा के अंदर, तो धीरे धीरे ऐसा एक टाइम आएगा कि कोटा में ही, ठीक है, मैं एरिया वाइज इंक्रीज कर रहा हूं अपना रिसर्च सर्च, लेकिन और स्पीसीज नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे। हो भी सकता है, राइट और रॉन्ग। यस। मैंने सेंट्रल एरिया, पहले मैंने कोटा में क्या किया, समझो ये कोटा को मैं ऐसे ले रहा हूं, मैंने पहले एरिया में 2 स्पीसीज देखे कोटा में, फिर मैंने क्या देखा, 8 स्पीसीज देखे, फिर मैंने क्या देखा, समझो कि मैंने 10 स्पीसीज देखा, फिर बाद में भी देखा कि 10 ही स्पीसीज हो रहे। इसका मतलब कोटा के अंदर ऐसे भी एरिया आ जाएंगे जहां पर मैंने एरिया इंक्रीज तो किया लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज और इंक्रीज नहीं हो रहे। सही है? आ रहा है समझ में? एरिया वाइज। सर बट सर अगर ट्रॉपिकल एरियाज होंगे तो स्पीसीज काउंट कांस्टेंट नहीं होंगे? हाँ कांस्टेंट तो होंगे, वही तो कह रहा हूं, लेकिन आप कितने एरिया में देख रहे हैं वो भी तो है। आप समझो कि एरिया इंक्रीज के साथ क्या स्पीसीज इंक्रीज नहीं होंगे? होंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएंगे और इंक्रीज नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? हैबिटेट अगर इंक्रीज हो रहा है एरिया वाइज तो स्पीसीज तो इंक्रीज करेगा ही ना। जब आप एक्सप्लोर करोगे सारे तो एक ही जगह पर नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? सारे स्पीसीज एक पर्टिकुलर पूरा एरिया में ना रहकर एक पर्टिकुलर में एरिया में रहे? नहीं। अरे शेर जहां पर रहते होंगे, क्या वहां पर डियर रहते होंगे? जहां पर शेर होंगे क्या वहां पर भेड़िए रहते होंगे? वो दूर रहते हैं, नहीं तो शेर खा जाएगा। समझ में आ रहा हो ना? तो डिस्टेंस तो होगा, लेकिन ऐसा एक डिस्टेंस होगा जब सारे स्पीसीज इंक्लूड हो जाएंगे और जितना भी एरिया इंक्रीज करेंगे एक्सप्लोर करेंगे और स्पीसीज हमें नहीं मिले। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में यहां पर हम ये देखिए ग्राफ बनाए हैं। एरिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में स्पीसीज रिचनेस। अब ये वाला स्केल देखो, जैसे ही मैं एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, एक लीनियर है ये स्केल, देखो लीनियर है, लीनियर नहीं, ये लॉग लॉग स्केल है। और एक स्केल भी है यहाँ पर। अब देखो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, वेयर S इज इक्वल टू स्पीसीज रिचनेस, नहीं, S यहाँ पर देखिए S इज इक्वल टू CA⁴ लिया है। स्पीसीज रिचनेस के लिए आप ले रहे हैं एरिया, स्लोप ऑफ रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट कह सकते हैं जेड को, y इज इक्वल C इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। जो C है वो क्या है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको कवर अप कर लिया है। अगर लॉग लॉग स्केल में लेंगे तो वो जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और लॉग s इज इक्वल टू लॉग c प्लस जेड लॉग है। लॉग लॉग स्केल में, नॉर्मल स्केल में और लॉग लॉग स्केल में अंतर है। ठीक है, इन दोनों को, एक में स्लोप आप देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में स्लोप देख रहे हैं, यहाँ पर लॉग स्केल में आप लीनियर देख रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे अप टू ए सर्टेन लिमिट ये स्पीसीज इंक्रीज होंगे, बाद में वो कांस्टेंट हो जाए, राइट?
वैल्यू ऑफ जेड ने स्मॉल एरिया 0.1 और 0.2, लार्ज एरिया 0.6 to 1.2। तो एरिया वाइज भी हो रहा है ना, जित छोटा सा एरिया लेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज कम ही तो होंगे नहीं, अगर इन कंपैरेटिवली एक बड़ा सा एरिया ले रहे तो स्मॉल एरिया जो है अगर हम ले रहे हैं तो 0.1 to 0.2 हो रहा है, और लार्ज एरिया में 0.6 to 1.2। आप समझ रहे हैं? अच्छा, कंट्री और कंटिनेंट में डिफरेंस होगा कि नहीं? यस, कंट्री और कंटिनेंट में डिफरेंस होगा कि नहीं? आप एशिया कंटिनेंट ले रहे हैं, नहीं, एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना ले रहे हैं, तो कंट्री और कंटिनेंट में तो जेड का वैल्यू डिफर करेगा। कंट्री में अगर 0.1 टू 0.2 होगा, कॉन्टिनेंट में 0.1, यस, टू 1.2, इसलिए जेड का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 1.15, फ्रूट ईटिंग बर्ड एंड मैमल्स का आप जेड वैल्यू दे सकते हो। ये हाई क्यों है बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, कुछ कॉन्टिनेंट में, कुछ कंट्रीज में प्रेजेंट है, नहीं। अब मुझे बताओ तो फिर ज्यादा ही होगा। क्या इक्वेटर रीजन सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है? नहीं, एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट को वो क्रॉस कर रहा है इक्वेटर रीजन। तो वही है ना, तो वहां पर पूरे बहुत सारे कंटिनेंट में हम देख रहे हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स होंगे, तो उनका परसेंटेज ज्यादा ही होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहां पर मुझे बताओ कि स्पीसीज रिचनेस क्या, कैसे इंक्रीज हो रहा है? जेड, यहां पर एक स्लोप है, यहां पर स्लोप देखो, इन तीनों स्लोप में कौन सा स्लोप परपेंडिकुलर है? नहीं, स्टीपर है, परपेंडिकुलर नहीं देखना है। क्या देखना है? स्टीपर। नहीं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। मुझे बताओ सबसे ज्यादा किस में होगा? स्टीपर कौन है और स्लोप कौन है? स्लोप मतलब स्लैंटिंग होता है कि नहीं? सिंपल सा चीज है। स्टीपर मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पहाड़ क्या है, स्लोप कम है, ऐसा अगर देखेंगे तो स्लोप है, स्लोप है। अगर ऐसा हो रहा है, क्या स्लोप कम हो रहा है? स्टीपर है, पहाड़ स्टीपर है, स्टीप है, चढ़ने में मुश्किल। स्टीप मतलब वो थोड़ा परपेंडिकुलर की तरह दिखाई देता है, बोला नहीं। तो स्टीप में ज्यादा होंगे स्पीसीज रिचनेस, जितना स्टीपर होगा उतना स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगा। यस, द स्टीपर द लाइन, ठीक है, जितना स्लोप स्टीपर होगा, ग्राफ मोर स्टीपर, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस। तो यहां पर सबसे स्टीपर कौन है? ए है। तो ए में स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी याद रखेंगे ए में ज्यादा है बिकॉज इट इज स्टीपर, देन दैट ऑफ द बी, देन दैट ऑफ द सी। दैट्स व्हाई देयर इज मोर स्पीसीज इन दोस एरिया। जेड में वैल्यू कम हो रहा है अगर स्लोप ग्राफ में लेस स्टीपर है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। ग्राफ इज लेस स्टीपर, जेड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर स्टीपर कम है तो वही बता रहे हैं सबसे कम कौन होंगे स्पीसीज रिचनेस में? क्या सी? यस, द सी विल बी लेस डाइवर्सिटी, इट इज लेस स्टीपर। क्लियर? हाउ ए बायोडाइवर्सिटी important for ecosystem function? Importance of species diversity. A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. जो एक स्टेबल कम्युनिटी होगा, याद रखिए, जो स्टेबल कम्युनिटी होगा एक चीज याद रखेंगे, दे शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। ज्यादा वेरिएशन शो करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा वेरिएशन शो करेगा, ठीक है, टू मच वेरिएशन शो करेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेरिएशन कम शो करेगा तो फिर क्या होगा?
प्रोडक्टिविटी ईयर आफ्टर ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट, नहीं, रेजिलियंट, रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ नेचुरल और मैनमेड। नहीं, इसका मतलब क्या है? नहीं, समझो फ्लड आ रहा है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंट और रेजिलियंट क्या सेम है? नो। समझो चीजों को, फ्लड आ रहा है, मैंने दो एरिया लिए, एक एरिया ए लिया और दूसरा मैंने लिया बी लिया। नहीं, तो रेजिस्टेंट क्या है? फ्लड आ रहा है, लेकिन यहां पर स्पीसीज सरवाइव कर लिए, रेजिस्टेंट है। नहीं, रेजिलिएंट क्या होता है? यहां पर स्पीसीज, यहां पर कुछ किल हो गए, किल, या स्पीसीज डैमेज्ड, डैमेज हुआ, यहां पर डैमेज, लेकिन अगेन अगेन क्या हुए, अगेन द स्पीसीज क्या हुए, इवॉल्व या डेवलप्ड, या अगेन द स्पीसीज डेवलप्ड। ये तो रेजिलिएंट क्या है, रेजिस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंट मतलब यहां पर एक जगह पर ऐसा है, फ्लड आ रहा है लेकिन स्पीसीज मरे नहीं, रेजिस्टेंट। रेजिलिएंट क्या है? बार बार उनके ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन वो रेजिलिएंट है, वो अपने आप को फिर से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? रेजिलिएंट यस, क्लियर है? तो दो चीजें हैं, एक तो स्पीसीज सरवाइव कर रहे हैं, एक स्पीसीज क्या हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, डैमेज होने के बाद फिर से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो रेजिलिएंट में क्या है, क्या ये रिकवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं क्विकली, ठीक है, तो रिकवर कर रहे हैं क्विकली, रिकवर कर, तो रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट में डिफरेंस है, डैमेज हो रहा है, बाढ़ आया, उन स्पीसीज को डैमेज किया, लेकिन वो क्विकली रिकवर कर गए। रेजिस्टेंट कौन है? अरे बाढ़ आता है तो आने दो, हमारा कुछ नहीं कर सकता। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस, आने दो, हम देख लेंगे, रेजिस्टेंट है, नहीं, आने दो बाढ़ को, देख लेंगे उनको, हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, उन्होंने डैमेज सहा, जितना मारना है मारो हमें, नहीं, डैमेज हुए, नहीं, एक सत्याग्रह कर रहा है यहां पर, एरिया एरिया बी में सत्याग्रह चल रहा है, मारो हमें, मारो, डैमेज करो हमें, हम फिर से क्या करेंगे, राइज करेंगे। एरिया ए में क्या है, रेजिस्टेंट, बॉर्डर में खड़े हैं हमारे सोल्जर, आने दो उन्हें, उड़ा देंगे, नहीं यही है रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट में, नहीं, डिफरेंस यही है दोनों चीजों की जरूरत है, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन होने में, एक कंट्री में अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन होना है तो दोनों चीज की जरूरत है, रेजिस्टेंट की भी जरूरत है। अगर रेजिस्टेंट खत्म हो गया
तो रेजिलिएंट होना चाहिए, मतलब फिर से खड़ा होंगे, हमें तकलीफें होंगी, हम डैमेज होगा फिर से, लेकिन कंट्री अगर डेवलप कर रहा है तो क्विकली रिकवर कर रहा है। नहीं, तो दोनों चीजों की जरूरत है। ठीक है, रेजिस्टेंट एंड रेजिलिएंट। मुझे लगता है कि आपको रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट नहीं, दोनों समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम, राइट, हैबिटेट, राइट। चलिए, इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक है, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज कौन है? फॉरेन स्पीसीज इन्वेड करते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स आर एब्सेंट, न्यू स्पीसीज होते हैं वो उस एरिया के, एंडेमिक नहीं होते हैं, दीज आर नॉट एंडेमिक टू दैट एरिया। इन्वेजन हो रहा है एलियन स्पीसीज का, नहीं, नेटिव स्पीसीज क्या कर रहे हैं, अपने आप को खड़े कर रहे हैं कि वो एलियन स्पीसीज को स्प्रेड ना होने दें। उनके हैबिटेट में ऐसे स्पीसीज हो वो एलियन स्पीसीज को क्या कर सके, हटा सके, मार सके, ग्रो करने ना दे। नहीं, नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते हैं ना एलियन स्पीसीज के, तो किसी भी तरह अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसको इंक्रीज करने नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट डेविड टिल्मन, ये जो डेविड टिल्मन है, ये टिल्मन एक्सपेरिमेंट किए थे। बेटा ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आउटडोर एक्सपेरिमेंट है या इंडोर एक्सपेरिमेंट, बताइए। क्या ये एक ऐसे कलर में, कलर चूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, क्या ये एक आउटडोर एक्सपेरिमेंट है? ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लू कलर, व्हाइट में लिखता हूं। क्या ये एक आउटडोर एक्सपेरिमेंट है? क्या यहाँ पर आप प्लॉट्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी, इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है, प्लॉट्स देख रहे हैं, प्लॉट्स। क्या यहाँ पर आप प्लॉट देख रहे हैं, प्लॉट, बहुत सारे प्लॉट देख रहे हैं। क्या क्या था उन्होंने इन प्लॉट्स पर प्लांट्स ग्रो किए। क्या किए थे? प्लांट्स ग्रो किए थे। 168 प्लॉट्स ऑफ 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन प्लॉट्स 1 2 4 8 16 ऐसे हो सकता है। 16 स्पीसीज प्लॉट अटेंड 2.7 टाइम्स ग्रेटर बायोमास देन मोनोकल्चर। अच्छा, मोनोकल्चर क्या होता है? मतलब एक प्लॉट में 16 स्पीसीज है और एक प्लॉट में एक स्पीसीज है, नहीं, तो बायोमास प्रोडक्शन किसमें ज्यादा होगा, मुझे बताइए। बायोमास प्रोडक्शन जहां पर 16 स्पीसीज होंगे वहां पर ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स प्लॉट में। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. कोई भी दो प्लॉट ले लो, हाँ, पहले साल में पहले साल में दो प्लॉट लेते हैं, समझो कि एक मैं ले रहा हूं, दो प्लॉट ले रहा हूं, दो प्लॉट में, इन दोनों प्लॉट में, ठीक है, ए और बी प्लॉट में, समझो इसमें 10 टन टन हुए थे, हैं, समझो इसमें 5 टन हुए थे। अब अगले साल ए में हो रहा है 2 टन, लेकिन बी में 9 टन हो रहा है। फिर अगले साल क्या हो रहा है, ये स्पीसीज ए में 3 टन हो रहा है। तो मुझे बताओ वेरिएशन किसमें ज्यादा है, ए में या बी में? ए में ज्यादा वेरिएशन है, बी में कम वेरिएशन है, 10 9 10 9 ऐसे हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टेबल कम्युनिटी जो होते हैं, कम्युनिटी मतलब डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, उनमें उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो चेंज नहीं होता है। तो फिर
वो जो प्रोडक्टिविटी जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो स्टेबल है कंटिन्यूअसली। नहीं, ईयर आफ्टर ईयर रिजल्ट दिखा रहा है, ईयर आफ्टर ईयर रिजल्ट दिखा रहा है। एलन एलन में ईयर आफ्टर ईयर रिजल्ट कंटिन्यूअसली मिल रहा है, वेरिएशन ज्यादा नहीं है, स्टेबल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई साल 2 हो गया, कोई साल 10 हो गया, नहीं। एलन प्रोड्यूसेस ए रिजल्ट कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर एंड इट इज स्टेबल। प्रोडक्टिविटी हमारा स्टेबल, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो वही चीज है, स्टेबल कम्युनिटी कौन है? वो है जो ये नहीं कि आज 10 तो कल 20 और फिर 20 से 2 आ जाएंगे, वो स्टेबल नहीं होता है। वो स्टेबल कम्युनिटी नहीं होता। स्टेबल वो होते हैं ईयर आफ्टर ईयर, अगर फिक्स्ड कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो एक ट्रस्ट आता है कि हाँ ये स्टेबल। क्या है? ये स्टेबल, अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं है इसमें, राइट। लेस इंपैक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज, रेजिस्टेंस है। एलियन स्पीसीज आ रहे हैं, नहीं, हमारे कंट्री में आ रहे हैं। फॉरेन कौन आ रहे हैं? दुश्मन आ रहे हैं दूसरे कंट्री के, हमारे सोल्जर्स डटे हुए हैं, नहीं, डटे हुए हैं कि किसी को अंदर आने नहीं देंगे। तो क्या हुआ? लेस इंपैक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज, बाहर के स्पीसीज हमारे कंट्री में नहीं घुसने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना? वही चीज है, हम भी नेचुरल इकोसिस्टम के एक पार्ट है। हम अपने एरिया को क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बाहर के लोग आकर हमारे कंट्री में क्या कर लेंगे, घुस जाएंगे। तो एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन एलियन नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास, रेजिलियंस। देखिए यहां पर बायोमास के लिए हमने रेजिलियंस वर्ड यूज है, मतलब अगर डैमेज हो भी जाते हैं फिर से रीग्रो कर जाते हैं, नहीं, अगर डैमेज हो भी जाते हैं बायोमास उनका चेंज नहीं होता है, रेजिलियंस है, फिर से ग्रो कर जाते हैं, राइट। तो ये रेजिलियंस है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। प्रोडक्टिविटी याद रखेंगे, बायोमास याद रखेंगे, एलियन इन्वेशन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर वही होगा स्टेबल बायोडाइवर्सिटी। जब स्टेबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज हाई होंगे या लो होंगे? हाई होंगे। मुझे बताइए, एक क्रॉप फील्ड है और एक आपका फॉरेस्ट पैच है, तो डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा होगा? मुझे बताइए। एक क्रॉप फील्ड है, नहीं, एक क्रॉप फील्ड है और एक फॉरेस्ट पैच है, फॉरेस्ट पैच है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा किसमें होगा? डाइवर्सिटी फॉरेस्ट में ज्यादा होगा। यस। क्या फॉरेस्ट को आपको वाटर देने की जरूरत होती है? सिंपल सा बात है। क्या फॉरेस्ट में आप जाकर पानी देते हैं? फॉरेस्ट के अंदर हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं फॉरेस्ट में? सेल्फ सस्टेनेबल है ना फॉरेस्ट? सिंपल सा चीज। क्यों है? क्योंकि उनके पास स्पीसीज डाइवर्सिटी है, स्पीसीज, इनका जो स्पीसीज वैरायटी है वो ज्यादा है, आपको देने की जरूरत। लेकिन क्रॉप में आपको वाटर की देने की जरूरत है, फर्टिलाइजर देने की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है? सेल्फ सेल्फ सस्टेनेबल कौन है? जिसमें स्पीसीज ज्यादा है। सेल्फ सस्टेनेबल कौन नहीं है? जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कम है। तो यही है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी उस इकोसिस्टम में होगा जहां पर वैरायटी ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगे। अब बात कर रहे हैं रिवेट कूपर हाइपोथेसिस। कूपर का मतलब क्या है? रिवेट क्या होते हैं? बेटा स्टील के बोल्ट होते हैं। कभी कभी देखे हो नट और बोल्ट होते हैं, कभी कभी देखे हो दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए नट और बोल्ट की इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी देखे हो कि सिर्फ बोल्ट का इस्तेमाल होता है, उसको हथौड़ा में मार कर उसको क्या करते हैं, चिपटा करते हैं, तो वो बोल्ट होता है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में, दोनों चीजों के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए पॉल एहलिच जो होते एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्लेन जा रहा है देखो, ठीक है। अब ये बच्चा उस ये क्या कर रहे हैं, ये देखो सारे स्क्रू ढीले कर रहे हैं, सारे डिस्क स्क्रू ढीले कर रहे हैं, नहीं, अब बच आप उतर उतर गए, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहा है, ये उसने एक इंजन को खोल दिया, एक इंजन को, वो इंजन क्या होगा? हैं, गया गया एयरप्लेन
प्लेन प्लेन डैमेज हो गया। अब इसको आप देखकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? एक चीज याद रखेंगे, जब इकोसिस्टम आप देख रहे हैं ना, तो इकोसिस्टम में स्पीसीज जो होते हैं, ठीक है, स्पीसीज होते हैं। इकोसिस्टम यहां पर हमारा एयरप्लेन है, स्पीसीज हमारे रिवेट्स हैं, याद रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, की स्टोन स्पीसीज होते हैं, की स्टोन स्पीसीज। जो की स्टोन स्पीसीज है, समझिए ये है रिवेट ऑन विंग्स, ठीक है। तो नॉर्मल रिवेट्स जो होते हैं, समझो आपने प्लेन के सीट से निकाला, सीट से, अब मुझे बताओ, प्लेन के सीट से अगर आप स्क्रू निकाल रहे हो, क्या प्लेन क्रैश करेगा? इकोसिस्टम क्रैश करेगा? प्लेन क्रैश होगा। कुछ स्पीसीज आप क्या कर रहे हो, आप पॉपिंग कर रहे हो, पॉपिंग। ऊपर का मतलब देखिए, यहां पर पॉपिंग ए रिवेट आप कर रहे हो, ठीक है, टू टेक होम। तो यहां पर इट इज इक्वल टू व्हाट? स्पीसीज एक्सटिंक्ट होना। अगर आप रिवेट को पॉपिंग कर रहे हैं, पॉपिंग, याद रखिएगा, दिट इज इक्विवेलेंट टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होना। लेकिन मुझे बताओ, अगर आप एक कीस्टोन स्पीसीज, अच्छा, आप जा रहे हो और विंग से स्क्रू निकाल रहे हो, रिवेट निकाल रहे हो, तो क्या होगा? आ रहा है सब? विंग क्या होगा? प्लेन जा रहा है, आपने रिवेट निकाल दिया था, तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो क्या रिवेट ऑन द विंग्स आर कीस्टोन स्पीसीज, की स्पीसीज? यस। अगर आप इकोसिस्टम से लायन को हटा दोगे, यू किल ऑल द लायंस, अगर लायन एक्सटिंक्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो मुझे बताओ, तो इकोसिस्टम पूरा ही डैमेज हो जाएगा। लायन ऑफ द फॉरेस्ट बैलेंस रखता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रे पॉपुलेशन को क्या करता है? बैलेंस में रखता है, इकोसिस्टम को स्टेबल में रखता है। तो वही है कि किस स्पीसीज को मार रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर अफेक्ट नहीं होता है फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, लेकिन बाद में अफेक्ट होता है जब आप कीस्टोन स्पीसीज को क्या कर रहे हो? किल कर रहे हो। is more serious to threat of the flight safety than loss of a few rivets on the seat or window inside the plane। मैं कह रहा हूं, अगर रिवेट जा रहे हैं सीट से तो चल जाएगा, कि विंडो से कुछ जा रहे हैं, लेकिन आप विंग से अगर हटा रहे हो तो क्या होगा? बुद्धि मारी गई है, प्लेन क्रैश करेगा ही करेगा। नहीं, ऐसे भी बदमाश होते हैं, नहीं है? सीट में जाकर सीट को खुदेड़ना है, सीट को स्क्रैच करना, नहीं, ये सब करते हैं कि नहीं? आप करते थे बचपन में? बहुत करते होंगे, लेकिन एरोप्लेन में मत करना, ठीक है। एरोप्लेन में मत करना, ठीक है। तो डेंजर होता है, वो डेंजरस होता है, डेंजरस। डोंट ट्राई टू रिमूव रिबेट्स फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ रिबे कूपर हाइपोथेसिस में।
Which of the following country has more amount of bird species compared to other? याद है आपको? यस, कोलंबिया में 1400, इंडिया में कितना, 1200, नहीं, सबसे कम कहां पर है? ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में, राइट, सबसे कम है ग्रीनलैंड में, राइट। पूछा क्या गया है? अच्छा, मोर अमाउंट ऑफ बर्ड्स पूछा है, तो सबसे ज्यादा किस में है? कोलंबिया में, नहीं, सबसे कम, लीस्ट, ग्रीनलैंड, पोलर रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following group of organism has more number of species as compared to other? इसका भी याद होगा आपको, 1,25,000, नहीं, फिश कितने थे? मुझे तो याद नहीं है, 3,000 थे, 3,000 फिश, 3,000 थे, याद कीजिए। और रेप मैमल्स कितने थे? 427, 427, नहीं, रेप्टाइल्स 378 समथिंग थे शायद, नहीं, तो फिर सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हायर बायोडाइवर्सिटी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्टेबल कम्युनिटी, यस, रेजिस्टेंट कम्युनिटी, यस, रेजिलिएंट कम्युनिटी, यस, मोर ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, यस, ये वेरिएशन इनमें नहीं होता है, ये क्या दिखा रहा है? वेरिएशन हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कर्व वाज गिवन बाय Alexander von Humboldt, yes, Alexander, species area relationship, नहीं, species diversity dash as we move away from the equator towards the pole, species diversity क्या होता है? इक्वेटर से पोल, मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, डिक्रीजेस, वेरी गुड, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, नहीं, कम हो जाता है, कम हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।